हेलो स्टूडेंट, स्टडी बॉक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका फिजिक्स टीचर अंकित जांगे। स्टूडेंट, अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था आपकी जो थर्मोडायनेमिक्स क्वांटम मैकेनिक्स है उसके बारे में अपन बात कर रहे थे। क्वांटम मैकेनिक्स में अपन कई चीजें अपन डिस्कस कर चुके, अपनी चीजें कंप्लीट हो चुकी। अपन ने जो आपकी श्रोडिंगर समीकरण है, 1D बॉक्स की जो आपकी 1 डायमेंशन है उसकी बात कर ली अपन ने, 2D डायमेंशन है उसकी बात कर ली, 3D में बात कर ली। उसके बाद में अपन ने बात की है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, ये आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आज अपन बात करेंगे एक न्यू आपके एक चीज आती है, आपसे पूछा जाता है 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी 1.5 नंबर के क्वेश्चन में आता है कि आप ये वेव फंक्शन की बात करते हो, बार बार वेव फंक्शन है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है, उसके बारे में आप बताइए। तो ये क्वेश्चन भी अपन को देखना है और इसमें अपन कई चीजें देखेंगे। तो आज आपको हेडिंग डालनी है फिजिकल मीनिंग ऑफ वेव फंक्शन। अब आपको पता है कि आपकी जो क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स में आप क्या कर रहे हो कि कोई भी जो आपका पार्टिकल है, इस पार्टिकल की अपन संपूर्ण डिटेल, टोटल डिटेल बताने के लिए आप क्या कर रहे हो, एक वेव फंक्शन यूज में ले रहे हो। ये आपने वेव फंक्शन यूज में लिया कि आपके पास कोई भी पार्टिकल है, ये कण है, और कण की व्याख्या किससे कर रहे हैं स्टूडेंट, अपन आपके जो वेव फंक्शन है उससे अपन उसकी कंप्लीट डिटेल बता रहे हैं। कि आपने बोला कि हमारे पास एक पार्टिकल है, पार्टिकल की व्याख्या अपन क्वांटम मैकेनिक्स में इस वेव फंक्शन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। ओके, फिर आपने बोला कि ये टी क्या है, समय का फलन है, आर स्थिति का फलन है, जो आपका पार्टिकल है उसका। ठीक है, उसके बाद में एक चीज देखिए, जो आपका ये वेव फलन है जिसको आप बोलो तरंग फलन, ये आपकी प्रायिकता आयाम को व्यक्त करता है। ये लास्ट क्लास में भी बोला था मैंने कि जो साई आरटी है आपका जो तरंग फलन है, ये किसको व्यक्त करता है, आप लिख लीजिए, नोट कर सकते हो अपनी नोट्स बुक में। आपको हेडिंग डालनी है, क्या डालनी है, तरंग फलन का भौतिक अर्थ। आपको लिखना है तरंग फलन का भौतिक अर्थ का भौतिक अर्थ, ये आपको लिखना है। इसमें आपको फर्स्ट चीजें ये हेडिंग दो। इसके बाद में आप लिखो कि आपके पास क्वांटम यांत्रिकी में कोई भी कण है, कण की व्याख्या जो आपका तरंग फलन है उसके द्वारा की जाती है। क्वांटम यांत्रिकी में कोई भी कण है, उसकी व्याख्या इस तरंग फलन के द्वारा की जाती है, और उसमें टी क्या होता है, समय होता है, आर क्या होता है, स्थिति फलन होता है। ओके, फिर आप नेक्स्ट लाइन में लिखो साई आर टी को अपन क्या बोलते हैं, प्रायिकता आयाम, प्रायिकता आयाम। ओके स्टूडेंट, अब यहां से एक चीज आप समझने की कोशिश कीजिए। अब मैं आपको बोल रहा हूं किसी भी पार्टिकल की प्रायिकता आयाम अधिक है, अगर पार्टिकल की प्रायिकता आयाम अधिक है तो पार्टिकल की पाए जाने की संभावना अधिक होगी। ये आप सब लिखना है आपको। अगर किसी भी कण की प्रायिकता आयाम अधिक हो तो कण की पाए जाने की संभावना अधिक होगी, अगर प्रायिकता आयाम का मान कम होगा तो कण की पाए जाने की संभावना कम होगी। ओके स्टूडेंट, ये आपको इसका तरंग फलन के बारे में लिखना है। पहली चीज आपने क्या लिखी, ज्यादा आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, छोटी छोटी चीजों में याद रखना। इसी वेव फंक्शन से आपकी सभी चीजें क्लियर होगी। इस सब पूरा खेल क्वांटम मैकेनिक्स में किसका है, आपके वेव फंक्शन का। आप वेव फंक्शन के बारे में जानो, किस पे अप्लाई होता है, कौन से फंक्शनों के लिए अप्लाई होता है, कहां कहां अप्लाई होता है, वो सब चीजें आप वेव फंक्शन के बारे में देखो। इसीलिए आपने क्या बोला, वेव फंक्शन की
क्वांटम यांत्रिकी में क्या होता है कि कोई भी कण की अपन व्याख्या करते हैं वो इस वेव फंक्शन के करते हैं, और इस वेव फंक्शन को क्या बोलते हैं, प्रायिकता आयाम बोला जाता है। प्रायिकता आयाम, जिस कण का प्रायिकता आयाम अधिक होगा कण की पाई जाने की संभावना अधिक होगी, प्रायिकता आयाम कम होगा कण की पाई जाने की संभावना कम होगी। ये आपने इससे बता दिया। ओके, अब ये तो आपने जो आपका तरंग फलन था, फिजिकल मीनिंग ऑफ वेव फंक्शन, उसके बारे में लिखा। अब यहां पर आप कुछ पॉइंट देके भी लिखना है क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है। इसमें आपको फर्स्ट टॉपिक देना है, आप लिखना है इस तरंग फलन के बारे में लिखना है कि जो आपका ये तरंग फलन होता है ये एकल मानी होता है। एकल मानी, ये तरंग फलन क्या होता है या होना चाहिए एकल मानी, यानी कि सिंगल वैल्यू। फर्स्ट आप हेडिंग दो, नंबर लगाओ इस तरंग फलन के भौतिक अर्थ में। वो चीजें अपन जो अभी बोला वो चीजें अपन समझ गए कि कण की व्याख्या वेव फंक्शन से किया जाता है, प्रायिकता आयाम के बारे में आपको बता दी। अब यहां से आपको फर्स्ट पॉइंट देना है। फर्स्ट पॉइंट में लिखना है आपको कि तरंग फलन एकल मानी होना चाहिए। आप लिख सकते हो यहां पर कि आपका जो ये तरंग फलन है साई आर टी, ये क्या होना चाहिए, एकल मानी। एकल मानी को क्या बोलते हो, सिंगल वैल्यू। एकल मानी होना चाहिए। एकल मानी का मतलब समझ पा रहे हो आप, होना चाहिए। तभी आप क्या बोलोगे उसको, वेव फंक्शन आप बोलोगे। इसका मतलब होता है कि आपका कोई भी ये वेव फंक्शन है, इसका कोई भी स्टेज है, यहां पर है तो यहां पर इसकी सिंगल वैल्यू है, यहां पर इसकी सिंगल वैल्यू है, यानी कि एक ही पॉइंट पे डबल वैल्यू नहीं आनी चाहिए। इसी को बोला जाता है सिंगल वैल्यू एकल मानी। ऐसे हर पॉइंट पे इसकी अलग अलग वैल्यू निकल के आ रही है, इसी को बोला जाता है एकल मानी फंक्शन। ओके, तो आपने पहली चीज बोली आपका साई आर टी क्या होना चाहिए, सिंगल वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, सेकंड आप लाइन दो और उसमें लिखो कि जो आपका फंक्शन होता है वो सतत होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, सतत होना चाहिए। जो वेव फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आप समझते हो। ठीक है, ये बात अपन पहले भी कर चुके हैं आप, और शुरू से पढ़ते आ रहे हो कि सतत किसको बोलते हैं, कंटिन्यूस किसको बोलते हो। ठीक है, अब देखिए दो पॉइंट आपके कंप्लीट हो गए तरंग फलन के भौतिक अर्थ में। पहला आपने बोला कि आपका जो तरंग फलन है वो एकल मानी होना चाहिए, दूसरा आपने बोला कि सतत होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, अब आप तीसरा पॉइंट लिखिए। तीसरे पॉइंट में आपको लिखना है कि जो आपका तरंग फलन है उसका वर्ग प्रायिकता को व्यक्त करता है। अगर आपके तरंग फलन का आप वर्ग कर दोगे तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रायिकता को व्यक्त करता है। और अपन जब अपन प्रायिकता करंट डेंसिटी, सॉरी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी अपन ने पढ़ी थी पी स्क्वायर, तब वहां पर पी, तो आपने वहां पर क्या बोला था, पी इक्वल टू साई और साई स्टार, यानी कि आपका जो ये तरंग फलन है उसका आप क्या कर दोगे, उस स्क्वायर वर्ग कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, वो आपके पास प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है, तो आप यहां पर लिख सकते हो कि तरंग फलन का वर्ग प्रायिकता को व्यक्त करता है। साई आर टी का वर्ग प्रायिकता को बताता है, प्रायिकता को व्यक्त करता है, को व्यक्त करता है। ओके स्टूडेंट, देखिए कोई कंफ्यूज नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जो साई आर टी है अगर आप उसका स्क्वायर कर देते हो तो वो क्या आपके पास क्या हो जाती है, प्रायिकता। P इक्वल टू इसका फॉर्मूला होता है साई स्क्वायर और डी टो, ये आपके प्रायिकता का फॉर्मूला भी होता है। और इसको P इक्वल टू साई स्टार और साई और डी टो, यह भी बोला जाता है।
अगर आपसे कभी भी प्रायिकता निकलाई जाए, अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन में प्रायिकता पूछा जाता है तो ये फॉर्मूला आपको यूज में करना है और इसी से उसकी प्रायिकता निकालनी है। ये वेव फंक्शन आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, ये करके आप इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेना है एक फंक्शन का, और ये डी टोक है, यानी कि डी टोक क्या होता है, डीवी जो आयतन होता है आपका पूरा टोटल, तो आपको आयतन लिखना है उसका और आप उसकी आप आसानी से प्रायिकता निकाल सकते हो। तो इस अकॉर्डिंग आपको कभी भी आपको तरंग फलन की प्रायिकता की बात करनी है तो आप इस फॉर्मूले से आप क्या निकालोगे, उसकी प्रायिकता के बारे में निकालोगे। अब देखिए नेक्स्ट आपका 3 पॉइंट आपके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट आता है वो है कि जो आपका ये तरंग फलन है साई आर टी, ये परसामान्यीकृत फलन होता है। जो आपका ये साई आर टी है, साई आर टी क्या होता है आपका, परसामान्यीकृत नॉर्मलाइजेशन फलन होता है। अर्थात इस तरंग फलन के लिए प्रायिकता का मान क्या होता है, हमेशा 1 होता है। यही आपका परसामान्यीकृत का अर्थ भी यही है। तो आप लिख सकते हो कि यह तरंग फलन क्या होता है, परसामान्यीकृत होता है। यहां पर लिखो यह तरंग फलन 4 पॉइंट, यह आपका 4 पॉइंट आ गया कि साई आर टी क्या होता है, परसामान्यीकृत फलन होता है। सामान्यीकृत फलन होता है, फलन होता है। जो आपका वेव फंक्शन होता है वो क्या होता है, परसामान्यीकृत। परसामान्यीकृत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइजेशन। ज्यादातर इसको परसामान्यीकृत कोई नहीं बोलता, सब बोलते हैं इसको नॉर्मलाइजेशन। तो आप इसका इंग्लिश में भी आपको इसका वर्ड मीनिंग जो होता है वो ध्यान में रखना है, क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन। तो आपको कभी भी तरंग फलन का नॉर्मलाइजेशन निकाले तो आप क्या निकालोगे, और आप ऐसे भी बोल सकते हो अर्थात प्रायिकता का अर्थात इस तरंग फलन के लिए, इस तरंग फलन के लिए, तरंग फलन के लिए प्रायिकता की वैल्यू क्या होती है, प्रायिकता का मान 1 होता है। और आपको पता है प्रायिकता क्या है, P इक्वल टू साई स्टार साई डी टोक। ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। यानी कि आपको कभी भी नॉर्मलाइजेशन निकालना है तो क्या करोगे आप, कोई भी आपका फंक्शन उसका साई और फिर उसका साई स्टार किया, डी टोक किया, इक्वल टू 1 पे पुट कर दिया। यानी कि आपका जो भी इक्वेशन है उसको आपको क्या करना है, 1 के इक्वल रखना है। ये आपके इसके बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इसको आप अच्छे से देखिए कि आपका कोई भी जो फंक्शन होता है वो नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। यानी कि आप उसकी वैल्यू निकालोगे तो कितनी आनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। आपका जो साई आर टी होगा, अगर आप उसको चेक कर सकते हो कि ये आपका तरंग फलन है या नहीं, उसका चेक करने का प्रोसेस क्या है, उसका नॉर्मलाइजेशन निकाल लो। नॉर्मलाइजेशन निकालने का फॉर्मूला यह रहा आपका, ये आपका वेव फंक्शन है, इसको आप सोल्व करो। अगर इसकी वैल्यू 1 आती है तो आपका वेव फंक्शन क्या है, नॉर्मलाइजेशन है। अगर आपका फंक्शन नॉर्मलाइजेशन है तो वो क्या है, वेव फंक्शन भी है आपका। इसलिए आपको हमेशा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको हमेशा क्या करना है, फंक्शन का नॉर्मलाइजेशन निकालना। कोई भी आप वेव फंक्शन चेक कर रहे हो तो पहले आप उसका देख सकते हो कि वो नॉर्मलाइजेशन है या नहीं है। वो नॉर्मलाइजेशन निकालने का तरीका आपको पता है, साई स्टार डी टोक इक्वल टू 1 होता है। ये क्या होता है, किसी भी फंक्शन को अपन चेक कर सकते हैं कि वो नॉर्मलाइजेशन है या नहीं है, वो ये प्रोसेस है उसका। ओके स्टूडेंट,
आपके 4 पॉइंट कंप्लीट हो गए। 4 क्या क्या बोले मैंने? पहला पॉइंट क्या था कि जो आपका तरंग फलन है वो क्या होना चाहिए? एकलमानी होनी चाहिए, एक पॉइंट पे एक ही वैल्यू होनी चाहिए। सेकंड आपने बोला कि आपका जो तरंग फलन है वो क्या होना चाहिए? सतत होना चाहिए। 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट आपने बोला कि आपका तरंग फलन है, अगर आप उसका वर्ग करते हो तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रायिकता को बताता है। यानी कि आप अगर आपका तरंग फलन है उसका आप वर्ग करते हो तो वो चीज क्या हो जाती है? उसकी प्रायिकता निकल आ जाती है। अब अपन को इससे एक चीज, कितनी चीजें, ये सब फॉर्मूले निकल के आ रहे हैं और ये चीजें अपन इन्हीं के बारे में अपन पूरी क्वांटम में बात करेंगे। आपसे प्रायिकता निकलवाएगा, आपसे नॉर्मलाइजेशन निकलवाएगा और ये फॉर्मूले भी हैं इसके। तो आपका थर्ड पॉइंट क्या हुआ कि आपका जो तरंग फलन होता है वो क्या होता है? तरंग फलन क्या होना चाहिए? उसका स्क्वायर कर देते तो वो प्रायिकता हो जाता है। और 4 पॉइंट अपन ने क्या बोला कि आपका कोई भी वेव फंक्शन है वो आपका क्या होना चाहिए? नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। और नॉर्मलाइजेशन के लिए क्या कंडीशन है कि इसके लिए जो आपका वेव फंक्शन है उसकी जो आपकी प्रायिकता है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। ये नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन है। ओके स्टूडेंट, ये आपका 4 पॉइंट कंप्लीट। अब नेक्स्ट फंक्शन देखिए, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो देखिए। जो आपका तरंग फलन है उसका हल, जो आपका तरंग फलन है उसका जो हल होता है वो क्या होता है? तरंग फलन का सॉल्यूशन, तरंग फलन का हल। तरंग फलन का हल अपन निकाल चुके। जो तरंग फलन होता है उसका हल अपन बात कर चुके। तरंग फलन का अपना जो हल निकल के आया था साई आर टी और आपका इक्वल टू साई आर ई की पावर माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच कट। ये आपका तरंग फलन का सॉल्यूशन निकल के आया था। यही था स्टूडेंट। जो आपकी वेव फंक्शन होती है उसका जो सॉल्यूशन होता है साई आर टी इक्वल टू साई आर ई की पावर माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच कट, ये इसका सॉल्यूशन होता है। ये फॉर्मूला अपन पहले निकाल चुके। जब अपन श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ रहे थे तब मैंने वहीं पर आपको इसका मीनिंग और इसका सॉल्यूशन पूरा डेरिवेशन कंप्लीट करवाया था कि ये कहां से निकल के आया था। तो आपके 5 पॉइंट कंप्लीट हो गए। जो आप अगर आपकी वेव फंक्शन का भौतिक अर्थ आपसे पूछता है, उसका फिजिकल मीनिंग आपसे पूछता है क्वेश्चन एग्जाम में, तो आप आसानी से ये 4-5 पॉइंट बता सकते हो। पहला कि एकलमानी होना चाहिए, सतत होना चाहिए, और उसका जो आपका वेव फंक्शन होता है उसका वर्ग क्या होता है? प्रायिकता को व्यक्त करता है। चौथा आपका कि आपका वेव फंक्शन नॉर्मलाइज होना चाहिए, और नॉर्मलाइजेशन के लिए कंडीशन प्रायिकता इक्वल टू 1, और आपका 5वां इसका सॉल्यूशन ये होता है। ये आपके कंप्लीट हो गए। क्या कंप्लीट हो गई? आपके फिजिकल मीनिंग ऑफ वेव फंक्शन। तो आपका तरंग फलन का भौतिक अर्थ कंप्लीट हो गया। ये टॉपिक में आप कंप्लीट आपके वेव फंक्शन की बात हो गई। अब इसमें आप आसानी से सरल शब्दों में बता सकते हो कि कोई भी जो वेव फंक्शन होता है, वेव फंक्शन में आप क्या करते हो? ये आपका वेव फंक्शन है। अगर इसकी अपन डिटेल से बात करते हैं तो वेव फंक्शन, आपका ये कोई भी पार्टिकल है, इसकी व्याख्या अपन किससे करते हैं? साई आर टी से। क्वांटम यांत्रिकी में कोई भी पार्टिकल है, कोई भी कण है, उसको व्यक्त करने के लिए अपन साई आर टी यूज में करते हैं। ये फंक्शन इसकी व्याख्या करता है। ये प्रायिकता आयाम कहलाता है। जिसका प्रायिकता आयाम अधिक होगा, पार्टिकल की पाए जाने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। प्रायिकता आयाम का मान कम होगा तो पार्टिकल की पाई जाने की संभावना कम होगी। आपका ये टॉपिक कंप्लीट है। इसमें अपन ने जो आपका वेव फंक्शन है उसके बारे में कंप्लीट बात की थी, और अपन अब बात करेंगे अगले टॉपिक की। अब देखिए, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। अब आप आसानी से सरल शब्दों में बता सकते हो कि आपका जो फिजिकल मीनिंग है, तरंग फलन का जो फिजिकल मीनिंग है
वो आप कंप्लीट हो गया। इसके जो 5 पॉइंट थे अपन ने डिटेल से बात कर ली, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अपन को। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे। अपन ने एक चीज पढ़ी थी, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, उसके बारे में अपन ने बात की थी। उसमें कुछ चीजें और हैं, वो बात करते हैं अपन। अब जो आपकी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है, उसका फॉर्मूला आपने क्या निकाला था? प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी होती है आपकी dp अपॉन dt इक्वल टू प्लस डेल डॉट एस। ये इस पे वेक्टर था, एस पे वेक्टर था, ये डॉट एस वेक्टर इक्वल टू 0। इसको आपने क्या बोला था? इसको आपने बोला था सांतत्य समीकरण। ये क्या होता है आपका? सांतत्य समीकरण। ये आपकी प्रायिकता और प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी दोनों में आपका रिलेशन बताता है। एस क्या होता है? प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, और पी आपकी प्रायिकता। और आपने वहां पर क्या लाइन बोली थी कि जो प्रायिकता और प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी में रिलेशन बताता है, उसको आप बोलते हो सांतत्य समीकरण। ओके स्टूडेंट, ये चीज अपन वहां पर कंप्लीट डिस्कशन कर चुके थे, इसके बारे में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आई थिंक। आज अपन बात करेंगे प्रायिकता, जो संरक्षण का नियम है उसके बारे में बात करेंगे। प्रायिकता संरक्षण नियम, देखिए प्रायिकता संरक्षण नियम का नियम, प्रायिकता संरक्षण का नियम, इसके बारे में आज अपन डिटेल से बात करेंगे। इसका कुछ यह लक्ष्य आपसे पूछा जाता है, 3 नंबर का क्वेश्चन यहां से आपके बनता है कि प्रायिकता संरक्षण नियम क्या होता है। आपसे पूछ सकता है प्रोबेबिलिटी कंजर्वेटिव लॉ क्या होता है, यह आपको बताना है। अब आप देखते हो, अब आपको यह निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सांतत्य जो समीकरण होता है उसका आपको यूज करना पड़ेगा। उसकी सहायता से, आप उसकी मदद से आपको प्रायिकता संरक्षण का नियम निकालना है। ओके स्टूडेंट, चलो स्टार्ट करते हैं। आप पहले क्या लिखोगे? वी नाउ डेट। हम आपको पता है वी नाउ डेट क्या पता है आपको? कि आपको पता है कि सांतत्य समीकरण, सांतत्य समीकरण क्या होता है? dp अपॉन dt प्लस डेल डॉट एस वेक्टर इक्वल टू टी, इक्वेशन नंबर 1। ये आपको पता है, ये सांतत्य समीकरण होता है। इसकी मदद से आपने इक्वेशन नंबर 1 आपने लिखी। अपन इसको कैसे लिख सकते हैं? dp अपॉन dt इक्वल टू माइनस डेल डॉट एस। ओके, ऐसे भी अपन इसको लिख सकते हैं। अब आप देखिए, अगर इस इक्वेशन का दोनों तरफ से आयतन समाकलन कर देते हैं इसका, तो आप यहां पर लिख सकते हो आयतन समाकलन करने पर। अगर अपन दोनों तरफ आयतन समाकलन करते हैं तो यहां पर देखिए अपने पास क्या वैल्यू आती है? इक्वल टू माइनस डेल डॉट एस वेक्टर और ये आपका dv। ओके स्टूडेंट, आपने क्या किया यहां पर? इसका दोनों लेफ्ट एंड राइट साइड पे आपने क्या किया? इसका आयतन समाकलन कर दिया। आपके पास सांतत्य समीकरण थी, सांतत्य समीकरण का आपने यूज में लिए, यूज में करके आपने ये वाली साइड थी आपकी, इसको आप राइट हैंड साइड में ले गए, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। इक्वेशन आपकी बनते ही आपने इसको क्या किया? लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में इसका आयतन समाकलन कर दिया। आयतन के रेस्पेक्ट में इसका अपन को क्या निकालना है? इंटीग्रल निकालना है। ओके स्टूडेंट, चलो शुरू करते हैं अब आगे। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर यह आपका टी वाली जो वैल्यू है इसको अपन बाहर लिख सकते हैं, डी अपॉन डी टी, ये इसके लिए कांस्टेंट है। तो अंदर क्या आपके पास क्या वैल्यू बचेगी? पी डीवी। पी डीवी इक्वल टू ये आपका क्या है? डेल डॉट एस वेक्टर और ये आपका डीवी। इसको आप नाम दे सकते हो इक्वेशन नंबर 2। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आपके पास इक्वेशन नंबर 2 तक आप पहुंच गए।
यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब आपने फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में एक जो आपने कहीं पर में पढ़ी थी, पर में आपको कि लीनियर को आप कभी सरपेक्स में चेंज करते थे फर्स्ट में, अगर फर्स्ट को आप उसमें आयतन में चेंज करते थे, ऐसी आपने पर में पढ़ी थी। यहां पर क्या हो रहा है, आपको जो आपकी वॉल्यूम है उसको सरफेस में चेंज करना है, ठीक है, क्योंकि अपन को प्लक्स निकालना चाहते हैं, क्योंकि प्लक्स जो होता है वो संपूर्ण जो आपकी ब्रह्मांड है, पूरा यूनिवर्स है, उसके लिए जीरो करना है। यह आपकी इक्वेशन जीरो आएगी तभी आपका डीपी पी डीवी क्या होगा, इक्वल टू जीरो की प्रूफ होगा, यानी कि जब कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट होगा तभी ये कौन सा नियम बनेगा, आपका कंजर्वेटिव का लॉ बनेगा। इसीलिए इसको अपन जीरो करना चाह रहे हैं, इसको कांस्टेंट राशि के इक्वल लेना चाह रहे हैं, तभी ये संरक्षण का नियम प्रूव हो पाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, अब यहां पर आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, याद आ रही है गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम? क्या होती थी गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम? वहां पर आप क्या करते थे, अगर आपको कभी भी आयतन को समाकलन में चेंज करना था तो आप गाउस डाइवर्जेंस लेते थे। अगर आयतन को समाकलन में और आयतन को पृष्ठीय में और पृष्ठीय को आयतन में अगर आपको चेंज करना होता था, आप गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज में लेते थे। तो आप यहां पर लिख सकते हो कि गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है आपकी, गाउस डाइवर्जन थ्योरम, पर में भी आप बोल सकते हो इसको, हिंदी में पर में बोला जाता है, गाउस डाइवर्जेंस पर में से। तो आपकी क्या होती है गाउस डाइवर्जेंस पर में, ये आपकी डेल डॉट एस वेक्टर और ये आपका डीवी इक्वल टू, आपके पास वैल्यू आ गई एस डॉट डी ए, यही होती थी आपकी गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। ये आपकी क्या थी, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। अगर आपको वॉल्यूम को सरफेस में चेंज करना होता था तब भी आप यही काम में लेते थे। अगर आपको जो आपका सरफेस है, सरफेस को वॉल्यूम में अगर आपको चेंज करना था तब भी आप गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करते थे। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इसको अपन कहां पर अप्लाई कर सकते हैं, यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3। अब अगर आप इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 का यूज में लोगे, आप यहां पर लिखो इक्वेशन 2 एंड 3। अगर अपन इक्वेशन 2 और 3 का यूज में लेते हैं तो अपने पास क्या इक्वेशन बनती है, d अपॉन डी टी इंटीग्रल पी डी वी इक्वल एस डॉट डी ए। ओके स्टूडेंट, यही आता है अपने पास। अपन ने ये डेल डॉट एस वेक्टर और डीवी है, इसकी जगह अपन ने क्या पुट कर दिया, एस डॉट डी ए, यानी कि अपन ने आयतन को किस में चेंज कर दिया, पृष्ठ में चेंज कर दिया। आयतन समाकलन को पृष्ठीय समाकलन में अपन ने चेंज कर दिया। तो अपने पास नई इक्वेशन आ गई और उसको अपन ने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए एस डॉट, और यहां पर क्या होता था, ये बंद समाकलन है। अब यहां पर एक चीज अपने पास, एक चीज और बोला जाता था, अपन बोलते थे जब प्लक्स की बात की थी अपन ने फर्स्ट ईयर में, तब अपन ने क्या बोला था कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड है आपका, टोटल यूनिवर्स है, उसके लिए आपका जो प्लक्स का मान होता था वो कितना निकल के आता था, 0। ये अपन वहां पर बात की थी। अपन ने वहां पर बोला था कि जो आपका संपूर्ण ब्रह्मांड है उसके लिए जो प्लक्स होता है वो क्या होता है, 0 होता है। और प्लक्स का फॉर्मूला आपने लिखा था प्लस इक्वल टू ई डॉट डी एस, यही होता था प्लक्स का फॉर्मूला। अब यहां पर आप इक्वेशन नंबर 4 में ध्यान से देखिए, एस डॉट डी ए भी वही चीज है। तो आप यहां पर लाइन लिख सकते हो कि संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए प्लक्स का मान 0 होता है,
इसीलिए इक्वेशन नंबर 4 में एस डॉट डी ए क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। अगर ये आपका जीरो हो गया संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए, टोटल अर्थ के, टोटल यूनिवर्स के लिए, तो आपके पास क्या वैल्यू बचेगी स्टूडेंट, आपके पास केवल d अपॉन डी टी इंटीग्रल पी डी वी इक्वल टू जीरो, ये आपके पास शेष रह जाएगा, यही रहेगा। अगर आपके पास ये चीजें शेष रहती है, ये डी टी आप इसको जीरो की इक्वल भी रख सकते हो, तो आपके पास क्या बचा, पी डी वी कॉन्स्टेंट, यही वैल्यू आपके पास बची पी डी वी, आप जीरो की इक्वल कर दे इसको, तो आपके पास पी डी वी कॉन्स्टेंट बची। और ये क्या निकल के आया, इसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रायिकता संरक्षण का नियम, प्रोबेबिलिटी कंजर्वेटिव लॉ। और यही अपन निकालना चाह रहे थे, यही निकालना चाह रहे थे, ये सब लोग। अब देखिए, वापस देखिए, रिपीट करते हैं। चलो, निकालना क्या है आपको, प्रायिकता संरक्षण का नियम। आपको पता है प्रायिकता संरक्षण नियम के लिए आपके क्या, आपने किसका यूज किया, सांतत्य समीकरण। सांतत्य समीकरण क्या होता था, डी पी अपॉन डी टी प्लस डेल डॉट एस वेक्टर इक्वल टू जीरो, ये आपका सांतत्य समीकरण था। आपने ये वैल्यू थी, इसको आप इस तरफ ले गए तो ये माइनस में आ गए। फिर आपने क्या किया, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में आपने क्या किया, इसका आयतन समाकलन कर दिया, आयतन के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रल कर दिया, ये आपने इंटीग्रल कर दिया दोनों तरफ में, ये नई चीज ऐड कर दी आपने, और ये आपने ये चीज बाहर थी, इसको बाहर कर दिया आपने, ये आ गई। अब आपने यहां पर एक चीज सोची, ये विचार किया आपने कि आपके पास ये डीवी था, यहां पर आपको करना क्या था, ये वैल्यू निकालनी है, इसको किसके इक्वल रखना है, कांस्टेंट जीरो के इक्वल रखना है, क्योंकि ये इसको जीरो के इक्वल आएगी, कोई कांस्टेंट राशि के इक्वल में आएगी, तभी आप क्या बोलोगे, प्रायिकता संरक्षण का नियम। अब इसको जीरो करने के लिए आप कैसे किया, आपने ये चीज आपको नजर आई, इसमें क्या हो रहा है, v के रेस्पेक्ट में, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल है। अब आपको पता था कि एक गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम होती है, वो अपन ने पढ़ा हुआ है, वो किस काम में आती है, वो आयतन को पृष्ठ में चेंज करने के काम में आती है, आयतन समाकलन को पृष्ठीय समाकलन में चेंज करती है। आपने लिखा गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, और वो आयतन को किस में चेंज कर रही है, पृष्ठ में चेंज कर रही है। तो आपने इसकी जगह क्या पुट कर दिया, ये वाली वैल्यू आपने पुट कर दी, इसको वॉल्यूम को किस में पुट कर दिया, पृष्ठीय समाकलन में पुट कर दिया। तो यहां पर आपके पास एक नई इक्वेशन बन के आ गई, उसको नाम दे दिया आपने इक्वेशन नंबर 3। अब आपने इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 से आपके पास ये इक्वेशन नंबर 4 बन के आ गई। अब आपने बोला कि एस डॉट डी ए है, वो क्या होता है, जो आपका टोटल यूनिवर्स है, संपूर्ण ब्रह्मांड है, उसके लिए आपको पता है प्लक्स का मान 0 होता है। प्लक्स का मान 0 होता है तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर ये 0 बचती है तो आपके पास क्या आंसर बचा, पीडीवी। और यही क्या है, प्रायिकता संरक्षण नियम है। इसी को आप क्या बोलते हो, प्रोबेबिलिटी कंजर्वेटिव लॉ। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कभी भी कोई भी चीज अगर सोल्व करते हो, तो अगर थोड़ा बहुत भी आप अगर माइंड लगाते हो, स्टेप बाय स्टेप चलने की कोशिश करते हो, उसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आप एक चीजें को, जो भी आपकी सीढ़ी है, अगर कूदना चाहते हो कि 1 से डायरेक्ट 4 पे जाओगे, कभी भी नहीं पहुंच पाओगे और आपका हमेशा गिरोगे। फिजिक्स में कोई सी भी हो, आप साइंस हो, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। आज अगर आपको फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ते, आप डायरेक्ट आपको 3rd ईयर पढ़ाते, तो अब आपको क्या पता कि गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होता है, आप यहीं पे मात खा जाते। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप चीजों को पढ़ा जाता है, स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीखा जाता है। इसीलिए आपको चीजें डिस्कस कर रहे हैं एक एक। आज मान लो अपन ने क्या पढ़ा, पहले श्रोडिंगर की जो आपकी एक विमेय श्रोडिंगर समीकरण थी वो पढ़ी, फिर द्विविमीय पढ़ी, फिर त्रिविमीय पढ़ी। अब अपन ने क्या किया, तीनों को कंटिन्यू एक साथ पढ़ लिया। अब तीनों के बारे में अपन को डिटेल से पता है कि आपके जो एक विमेय श्रोडिंगर समीकरण होती है वो क्या होती है, आइटा एच का डेल अपॉन डेल टी इक्वल टू माइनस एच कट अपॉन 2m डेल स्क्वायर
और साइन। ये आपकी कौन सी इक्वेशन है? एक v में श्रोडिंगर समीकरण, दी v में आप प्लस v और ऐड करते हो तो उसमें आपको टाइम डिपेंडेंट भी पता है, टाइम इंडिपेंडेंट भी पता है। आपने क्या किया, उस चीज को सिस्टम से पढ़ा। एक v में तो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो, एक v में सेकंड ईयर में, एक v में थर्ड ईयर में पढ़ रहे हो। आपने एक वी में फर्स्ट ईयर में पढ़ी, दूसरी वी में आप सेकंड ईयर और तीसरी वी में आप थर्ड ईयर में पढ़ पा रहे हो। कंप्लीट ही नहीं हो पाते, समझ ही नहीं पाते चीजों को। इसीलिए कोई भी चीज है तो अगर एक साथ पढ़ी जाती है, एक टॉपिक के रूप में उसको लिया जाता है, उसको एक बॉक्स में बंद किया जाता है, तब वो चीजें आसान होती है। आज आपने देख पा रहे हो, आप अपना सिलेबस चेक करना, उसमें सेकंड और थर्ड यूनिट में आपको बहुत कंफ्यूज मिलेगा। जो टॉपिक सेकंड यूनिट में होना चाहिए वो थर्ड में है, थर्ड वाला सेकंड में। अब आप बताइए, आपने यहां पर क्या पढ़ा? एक वी में भी बात की, द्विवी में, तीन में। आपने इन तीनों को कंटिन्यू पढ़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये एक फर्स्ट ईयर में पढ़ते, एक थर्ड ईयर में पढ़ते, दिक्कत होती है अपने लिए। इसीलिए स्टडी बॉक्स का मेन मकसद यही है, आपके लिए चीजों को आसान करना। क्योंकि आपको भी इस चीज का पता है कि एग्जाम में कभी भी ये नहीं कहता एग्जामिनर कि ये आगे क्वेश्चन के आगे ये नहीं लिखा हुआ रहता कि ये यूनिट 4 का है, ये चैप्टर 2 का है, ये क्वेश्चन उस नंबर का है। इसलिए आपको चीजों को अच्छे से देखना है कि कौन सा आपको कंप्लीट, आपका मेन मकसद क्या होना चाहिए कि मेरा कंप्लीट टॉपिक होना चाहिए, मेरे को इस टॉपिक के बारे में कंप्लीट चीजें पता होनी चाहिए। इसीलिए पढ़ने का सबसे सही तरीका यही होता है, आप एक टॉपिक लो, उसको कंप्लीट करो, उसके बाद में नए टॉपिक के साथ शुरुआत करो। ठीक है, ये आपका प्रायिकता करंट डेंसिटी कंप्लीट होता है। उसके बाद में आपका प्रायिकता संरक्षण नियम है, वो भी कंप्लीट होता है। इसके बारे में आज अपन कंप्लीट बात कर चुके। इसके अलावा अपन ने क्या पढ़ा? फिजिकल मीनिंग ऑफ वेव फंक्शन, वो भी आपका कंप्लीट टॉपिक हो चुका है। आज के लिए इतना ही, फिर कल नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।